ఖమ్మం జిల్లాలో జాతీయ రహదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుందని ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి శాఖ సహాయక మంత్రి బిఎల్ వర్మ అన్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో కేంద్ర మంత్రి బిఎల్ వర్మ పర్యటనలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఖమ్మం నగరంలోని 30 కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ స్థలాన్ని షాదిఖానాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిందని, దాంతో పాటు భవన నిర్మాణానికి 2 కోట్ల నిధులు కూడా మంజూరు చేశారన్నారు. గతంలో అదే స్థలాన్ని గోశాల నిర్మాణానికి ఇవ్వాలని తాము కోరామన్నారు. తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ఆ స్థలాన్ని గోశాలకు ఇస్తామని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు ఎరువుల మీద కూడా సబ్సిడీ ఇస్తోందని చెప్పారు. రైతుల ఖాతాలలో కూడా 27,000 కోట్లు జమ చేశామని తెలిపారు. పట్టణాలు పల్లెలకు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం ద్వారా నిధులు ఇచ్చామన్నారు. 2014 తర్వాత దేశ వృద్ధి రేటు పెరిగిందని కేంద్ర మంత్రి బిఎల్ వర్మ అన్నారు. నాడు మంచిగా వీళ్ళు కలుకున్నారు పిల్లలు. one and a half acre. अच्छा కోట్ల రూపాయల డబ్బులు కూడా ఇచ్చారు. ఎవరు సొమ్ము అది? మా ప్రభుత్వం రాగానే దాన్ని రద్దు చేస్తాము, గోశాలకు ఇస్తామని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ ని మంత్రి గారు రద్దు చేస్తామని చెప్పారు. దాన్ని గోశాలకి बहुत सारे तीर्थ स्थलों के लिए अपनी प्रसाद स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने 50 करोड़ तक रुपया दे करके हमने अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया है। इसी तरह से जो हमारी ऐसी मूर्तियां थी चोरी हो गई थी, 60 साल में केवल 13 मूर्ति आई थी वापस, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 231 मूर्ति विदेशों से वापस आई हैं और जहाँ से वो मूर्ति चोरी हुई थी वहाँ से ले जाकर में स्थापित करने का काम किया। मैं तेलंगाना की बात भी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत 3 पार्लियामेंट, इसमें महबूबाबाद और वारंगल 3 लोकसभा मुझे दिया गया है। मैं लगातार पहले भी आया हूँ, तब मैं कहूँगा यहाँ जब मैंने आकर देखा है माननीय मोदी सरकार की योजनाओं को डाइवर्ट करने का काम किया जाता है तेलंगाना में केसीआर के द्वारा बीआरएस सरकार से। हमारी
जो मेडिकल की आयुष्मान भारत कार्ड की योजना है वो भी सीधी सीधे लागू नहीं होने दी जा रही है, उसे भी डाइवर्ट करने का काम किया है। हम गरीबों को आवास देते हैं, उसके लिए भी डाइवर्ट करने का काम किया गया कि डबल बेडरूम देंगे। इस पिछले चुनाव में जितने केसीआर की सरकार ने वायदे किए थे वो कोई वायदे पूरे नहीं किए। आज किसानों के साथ छलावा हो रहा है। एससी के लिए कहा था, एससी एसटी के लिए कि हम आपके लिए मकान भी देंगे, हम आपको ज़मीन आवंटित करेंगे, लेकिन वो भी काम करने का काम नहीं किया। इसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के नमूने देखने को मिल रहे हैं, परिवारवाद ये सरकार करती है, भ्रष्टाचार ये सरकार करती है, गुंडागर्दी ये सरकार करती है, और इतना ही नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी ये सरकार करती है। अभी हमने देखा एक ऐसा स्थान जो बहुत रोड साइड बहुत कीमती है, जिसकी कीमत आज की तारीख में 25 करोड़ से लेकर 30 करोड़ है। खम्भम में वो लगभग उस कीमती ज़मीन के लिए एक मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए शादी खाना के नाम से उसे सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण में देने का काम किया है। ये वोट की राजनीति तुष्टीकरण से करेंगे तो मुझे लगता है चाहे वो हिंदू समाज हो या दूसरा समाज हो, उसमें आक्रोश पैदा होगा। वो ज़मीन की डिमांड हो रही थी गौशाला के लिए, लेकिन गौशाला को न देकर मैं मौके पर गया था। इसकी प्रतिक्रिया बहुत बड़ी है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तेलंगाना में जब बीजेपी की सरकार हुआ भारत, उस समय दुनिया की ओर देखता था, लेकिन आज मोदी जी के युग का भारत ऐसा भारत है जहाँ G20 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है और दुनिया भारत की ओर देख रही है। 2014 से पहले तक हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 10th पोजीशन पर थी, 10वें स्थान पर थी। उस वो अर्थव्यवस्था कोरोना की प्रतिकूल परिस्थिति के बाद में भी हम टॉप 5 में पहुंच गए, 5वें स्थान पर हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जिन अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत किया, शासन किया 250 साल, ब्रिटेन, हमने उनको पीछे छोड़ दिया है, वो 6th पोजीशन पर पहुंच गए हैं और भारत 5वीं पोजीशन पर। और आज दुनिया ये शोध करने के लिए विवश है कि भारत इतना तेजी के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है। और जब G20 की मीटिंगों में दुनिया के 20 विकसित देश, 9 हमारे इन्वाइटी देश यहाँ जब आ रहे हैं और देख रहे हैं, तो यहाँ से वो 200 मीटिंग जो सभी जगहों पर हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर में भी मीटिंग हुई थी। उस कश्मीर में G20 की मीटिंग में लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग जब से धारा 370 और 35 से हटा है, तब से पत्थरबाजों ने पत्थर चलाना छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपने हाथों में काम लिया है, कंप्यूटर हाथ में लिया है, और G20 की मीटिंग भी दुनिया के कितने देशों के प्रतिनिधि कश्मीर में आकर के मीटिंग करते हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि आज सेवा हमने जिस तरह से दुनिया के न जाने कितने प्रदेशों से कोरोना काल में लोगों को घर तक पहुंचाने का काम हमने किया है, हर तरह से सेवा भाव से हमने काम किया है, सुशासन देने का काम किया है, गरीबों को कल्याण करने का काम किया है। तो हमारी सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के फार्मूले पर खरी उतरी है। और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हम मोदी सरकार की योजनाएं या जो काम है नीचे तक, जनता तक पहुँचें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 1 महीने का महासंपर्क अभियान चला रही है। उसके बहुत सारे कार्यक्रम हैं और हम तेलंगाना में घर घर पहुँच कर के मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की चर्चा हम करेंगे, जिससे आने वाले समय में जब असेंबली का चुनाव हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना में भी कमल खिले, यहाँ पर हमारी भाजपा की सरकार बने। और जब आने वाले टाइम में 2024 का चुनाव होगा, भले ही कितने ही ऐसे विरोधी पक्ष के लोग जो विपरीत विचारधारा होने के बाद में भी लगातार वो नारा देते हैं, मोदी रोको, मोदी रोको। 2019 में भी इन लोगों ने
मोदी रोकने के लिए इस तरह से प्रयास किए थे, लेकिन मोदी जी 2014 से भी ज़्यादा बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे, जब देश की 142 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद इसलिए है कि माने प्रधानमंत्री मोदी जी किसी दुनिया के देश में जब जाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जब मोदी जी का सम्मान करते हैं और वहाँ पर इंडिया इंडिया होता है, वहाँ भारत के नारे लगते हैं, तब मेरे 100 देश की 42 करोड़ जनता को लगता है ये सम्मान केवल प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान है। तब मैं कह सकता हूँ कि आज 142 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद माने पीएम साहब को मिला है मोदी जी को, इसलिए वो किसी कीमत पर इनके रुकने से नहीं है। और 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से 2024 में भी हम सरकार बनाने का काम करेंगे। और भाजपा की डबल इंजन की सरकार जब तेलंगाना में बनेगी तो यहाँ पर डबल तरीके के लाभ जैसे अन्य राज्यों में हमारी डबल इंजन की सरकार मिल रहे हैं, वैसे तेलंगाना में मिलेंगे। धन्यवाद।